गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में अनुनाद कंप्लीट हो गया था। अब आपका अगला टॉपिक है आबंद कोटि। अगला टॉपिक है आबंद कोटि। आबंद कोटि, देखो आबंद कोटि क्या होती है? किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंदों की संख्या को आबंद कोटि कहा जाता है। किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंदों की संख्या को क्या कहा जाता है? आबंद कोटि। देखो तो आबंद कोटि क्या होती है? किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंदों की संख्या को आबंद कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आबंद कोटि। किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंदों की संख्या को आबंद कोटि कहा जाता है। आबंदों की संख्या को क्या कहते हैं? आबंद कोटि कहा जाता है। जैसे आपके पास H2 अणु है। कौन सा अणु है? H2 अणु। H2 अणु है। किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य H2 अणु हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके भाइतम कोश में भी एक, इसके भी एक, एक कर एक कितने हुए? दो। तो दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों से कितना बंध बनता है? एक बंध। तो किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंदों की संख्या को ही क्या कहा गया? आबंद कोटि। तो बताओ दो परमाणुओं के मध्य कितने आबंद हैं? एक। तो H2 अणु की आबंद कोटि कितनी हो जाएगी? एक। सबको समझ में आया? किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंदों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आबंद कोटि। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य कितने आबंद हैं? एक। तो आबंद कोटि कितनी हुई? एक। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बोलो 6 2 8, 6 2 8, 4 4 8 और 4 4 8। क्या बन गया? O डबल बॉन्ड O। कितने आबंद हैं? 2। तो इसकी आबंद कोटि कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन की आबंद कोटि कितनी हुई? 2। ओके बच्चों। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल आपका N2 है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 4 और 5, 5 3 8, 5 3 8। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो N ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो कितने आबंद हैं दो परमाणुओं के मध्य? 3। तो इसकी आबंद कोटि कितनी हुई? 3। आबंद कोटि कितनी है? 3। H2 की कितनी आई? 1। O2 की 2 और N2 की 3। इसी प्रकार जैसे चौथा एग्जाम्पल है F2, फ्लोरीन और फ्लोरीन।
फ्लोरीन के भाइतम कोष में कितने होते हैं? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 3 3 6 1 7। 3 3 6 1 7। बोलो 7 और 1 8। 7 और 1 8। तो देखो क्या बन गया? फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के मध्य कितने बंध हैं? 1। तो आबंध कोटि कितनी हुई? 1 हुई। कितनी हुई? 1। ओके बच्चों, इसी प्रकार देखो 5वां एग्जाम्पल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के भाइतम कोष में 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन के भाइतम कोष में 6। 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन कितने ले लेगा? 6 2 8। कार्बन के पास 4 तो है और 4 ऑक्सीजन से ले लेगा। एक तत्व 4 ही ले सकता है और 4 ही दे सकता है। तो देखो कैसे बन जाएगी? C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इस संरचना को तुम ऐसे भी बना सकते हो, C डबल बॉन्ड एक उपसहसंयोजक बंध, ऑक्सीजन पे कितने? 2, कार्बन के पास भी 2। बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी आबंध कोटि कितनी होगी? 3। आबंध कोटि कितनी हो जाएगी? 3। तो CO की आबंध कोटि कितनी है? 3। इसी प्रकार 6वां एग्जाम्पल देखो, NO+ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के भाइतम कोष में 5। 1 2 3 और 4 और 5। ऑक्सीजन के भाइतम कोष में 6 है लेकिन एक प्लस लगा हुआ है तो 5। 1 2 3 4 और 5। बोलो 5 और 3 8। ये भी 5 और 3 8। 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड O। और आबंध कोटि कितनी हुई? 3। आबंध कोटि कितनी है? 3 है। ओके बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस लग जाएगा तो संयोजकता 2 हो गई। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है। तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? आबंध कोटि। जैसे H और H के मध्य कितने आबंध हैं? 1। तो कोटि कितनी हुई? 1। ऑक्सीजन के मध्य कितने आबंध हैं? 2। तो कोटि कितनी हुई? 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य कितने आबंध हैं? 3। तो कोटि कितनी हुई? 3। फ्लोरीन और फ्लोरीन के मध्य कितने आबंध हैं? 1। तो कोटि कितनी हुई? 1। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य कितने आबंध हैं? 3। तो कोटि कितनी हुई? 3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कितने आबंध हैं? 3। तो कोटि भी कितनी हुई? 3। ओके बच्चों, तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। नोट करो। अब देखो, आपका आबंध कोटि कंप्लीट हो गई। अब अगला टॉपिक है आयनिक विभव। आयनिक विभव। अगला टॉपिक है आयनिक विभव। देखो आयनिक विभव क्या होता है? किसी धनायन का आवेश तथा आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहा जाता है। धनायन का आवेश और आकार के अनुपात को
क्या कहा जाता है? आयनिक विभव। आयनिक विभव को फाई से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाते हैं? फाई से। तो आयनिक विभव बराबर धनायन पर आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। तो आयनिक विभव किसे बोलोगे? किसी धनायन का आवेश व आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं। आयनिक विभव को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। आयनिक विभव बराबर धनायन पर आवेश और धनायन की त्रिज्या। अब सुनो, धनायन के लिए आयनिक विभव का मान जितना अधिक होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है तथा उनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण उतना ही अधिक होता है। धनायन के लिए आयनिक विभव का मान जितना अधिक होगा ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी और उसके यौगिकों में सहसंयोजक गुण भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक विभव का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर आयनिक विभव का मान क्या होता है? घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो आयनिक विभव का मान बढ़ेगा, फाई का मान, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो धनायन की त्रिज्या बढ़ने के कारण आयनिक विभव का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये है आयनिक विभव। ओके बच्चों, तो अपन आयनिक विभव के बारे में लिखेंगे। किसी धनायन का आवेश तथा आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं। किसी धनायन का आवेश तथा आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? आयनिक विभव कहते हैं। आयनिक विभव को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। आयनिक विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। तो आयनिक विभव फाई बराबर धनायन पर आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। धनायन पर आवेश बटा धनायन की क्या है? त्रिज्या। ओके बच्चों, तो किसी धनायन का आवेश तथा आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं। आयनिक विभव को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। आयनिक विभव फाई बराबर धनायन पर आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। अब देखो, किसी धनायन के लिए आयनिक विभव का मान
आयनिक विभव का मान, आयनिक विभव का मान जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसकी ध्रुवण समता, ध्रुवण समता उतनी ही अधिक होती है तथा उसके यौगिक, तथा उसके यौगिक सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण अधिक प्रदर्शित करते हैं। किसी धनायन के लिए आयनिक विभव फाई का मान जितना अधिक होता है उसकी ध्रुवण समता उतनी ही अधिक होती है तथा उसके यौगिक सहसंयोजक गुण अधिक प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक विभव फाई का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर आयनिक विभव का मान कम होता जाता है। आयनिक विभव का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये है आयनिक विभव का टॉपिक। किसी धनायन का आवेश तथा आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? आयनिक विभव। आयनिक विभव को किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो देखो, आयनिक विभव फाई बराबर धनायन पर आवेश। भाई, किसी धनायन का आवेश तथा आकार के अनुपात को ही क्या कहा गया है? आयनिक विभव कहा गया है। आयनिक विभव को किससे दर्शाया गया है? फाई से। तो आयनिक विभव बराबर धनायन पर आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। किसी धनायन के लिए आयनिक विभव का मान जितना अधिक होता है उसकी ध्रुवण समता उतनी ही अधिक होती है तथा उसके यौगिक सहसंयोजक गुण अधिक प्रदर्शित करेंगे। आयनिक विभव का मान जितना अधिक होगा ध्रुवण समता उतनी अधिक होगी, और ध्रुवण समता अधिक होगी तो यौगिक क्या प्रदर्शित करेंगे? अधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करेंगे। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
आयनिक विभव का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर आयनिक विभव का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनिक विभव का मान क्या होगा? कम होगा। तो देखो बच्चों, आपकी इस क्लास में आबंध कोटि और आयनिक विभव 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। आई होप तुम्हें दोनों टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जो पढ़ाया जाए उसको रेगुलर पढ़ोगे और उसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहोगे। मैं भी ऐप पे तुम्हें नोट्स भेजती हूँ, लेकिन रेगुलर पढ़ना सबसे अच्छी बात है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।